छोटे प्रदेश से बड़े मैदान में धामी भरेंगे ओंकार। टॉप स्टार प्रचारकों के लिस्ट में सीएम धामी का नाम। यूपी, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में करेंगे प्रचार। बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत योगी आदित्यनाथ की डिमांड। जल्द उत्तराखंड में होगी बड़ी रैलियां। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की बड़ी मुश्किल है। ईडी ने फिर जारी किया समन। नानकमता साहिब गुरुद्वारे में बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या, हत्यारे फरार, मचा हड़का। 1 अप्रैल से और कटेगी आम आदमी की जेब। महंगा होगा सफर, खर्च करने होंगे ज्यादा रुपए। आज शाम से करवट बदल सकता है मौसम। अगले 3 दिन चोटियों पर हिमपात व निचले क्षेत्रों में बारिश के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल उधम सिंह नगर में भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट के चुनाव प्रचार अभियान के तहत भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट के साथ नैनीताल के दूरस्थ क्षेत्र बेताल घाट पहुंचे और जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने इस बार लोकसभा चुनाव में राष्ट्र विरोधी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देने का सबक सिखाने का मन बना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश व प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आगे सीएम ने कहा कि चुनाव में भाजपा को मिलने वाला हर एक मत राष्ट्र विरोध ताकतों के लिए एक तमाचा और चोट होगा। उत्तराखंड हमारी देवभूमि है, वीर भूमि है और यहाँ से राम भक्त भी, हर एक उत्तराखंडी राम भक्त भी है, राष्ट्र भक्त भी है। इसलिए भगवान राम का मंदिर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया है। उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर एक राम भक्त का और राष्ट्र भक्त का वोट भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस को छोड़ दिया। हाँ, निश्चित रूप से एक एक वोट जो है जो भाजपा को मिलेगा, हमारे इस लोकसभा में उत्तराखंड में जो हमारे अजय भट्ट जी को मिलेगा, मोदी जी को मिलेगा, वो उन जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं वो वोट एक एक तमाचा और चोट होगा। लोकसभा चुनाव के चलते जहां एक तरफ भाजपा ने अपनी 5 लोकसभा सीटों पर टिहरी सीट पर महिला प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने किसी भी महिला को टिकट नहीं दिया है। इस बात पर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नोटियाल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि जिस उत्तराखंड को बनाने में महिलाओं में इतना संघर्ष किया है, लेकिन कांग्रेस ने एक भी महिला को इस लायक नहीं समझा कि कम से कम महिला को टिकट दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने पलटवार करते हुए कहा कि आशा नोटियाल उस पार्टी से आती हैं जहां पर महिलाओं का कोई सम्मान नहीं होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि आशा नोटियाल को महिलाओं के प्रति सम्मान होता तो उन्हें अंकिता भंडारी में भी देवी स्वरूपा दिखाई देती। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमेशा महिला को आगे बढ़ाने का काम किया है, मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया है। और अगर आप देखें तो अभी संदेश खाली में जितनी बड़ी घटना हुई थी, वहां की जिस महिला ने संदेश खाली में होने वाली जिन महिलाओं को जो उत्पीड़न किया जा रहा था, उनकी आवाज बनकर उन्होंने पश्चिम बंगाल में जिस तरह से महिलाओं को जागृत करके वो संदेश खाली की घटना को उजागर किया और उन समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने संघर्ष किया, उस महिला को भी। वो आशा नौटियाल इस बात को कह रही हैं, जिस आशा नौटियाल की पार्टी ने महिलाओं का सम्मान कभी करना सीखा ही नहीं। अंकिता भंडारी के हत्यारों के लिए कठोर से कठोर सजा के लिए आज तक पैरवी की आशा नौटियाल ने, कभी जुबान खोली
महिला कुश्ती पहलवानों के पक्ष में आकर खड़ी हुई। मणिपुर की वो 2 नग्न अवस्था में परेड कराई गई महिलाओं के लिए 2 शब्द संवेदनाओं के बोले। कभी उनको शक्ति स्वरूपा दिखाई पड़ी अंकिता भंडारी, पिंकी नेगी, हेमा नेगी, जिन लोगों के ऊपर तमाम एट्रोसिटीज हुई, उत्पीड़न हुआ, जिनको प्रताड़ित किया गया और जिनकी हत्या कर दी गई, उनमें से कुछ गायब चल रही है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में 19 अप्रैल को मतदान होने से पहले नामांकन की प्रक्रिया को खत्म कर लिया गया। उत्तराखंड से इस बार कुल 63 नामांकन दाखिल किए गए हैं। हालांकि अभी नामांकन पत्रों की जांच और 30 मार्च को नाम वापसी की ही प्रत्याशी को अंतिम तिथि से स्पष्ट हो जाएगा। वहीं इस चुनाव में देखने को मिला कि चुनाव लड़ रहे अधिकांश नेता करोड़पति और लखपति हैं। ये हाल है उस पहाड़ प्रदेश उत्तराखंड का, जहां पर कुछ जिलों में राज्य गठन के बाद अब तक प्रति व्यक्ति आय 1 लाख भी नहीं पहुंच पाई है। रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए सभी दलों और नेताओं की तैयारियां जोरों पर हैं। चुनाव नजदीक आते ही तमाम नेताओं ने जनता से विकास के दावे शुरू कर दिए हैं। राज्य की 5 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। उत्तराखंड में इस बार कुल 63 नामांकन दाखिल हुए हैं। वहीं इस चुनाव में देखने को मिला है कि चुनाव लड़ रहे अधिकांश नेता करोड़पति और लखपति हैं। ये हाल उस पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड का है जहां कुछ जिलों में राज्य गठन के बाद अब तक प्रति व्यक्ति आय 1 लाख रुपए भी नहीं पहुंच पाई है। वहीं भाजपा के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत की 7 साल में चल और अचल संपत्ति में रिकॉर्ड 342% इजाफा हुआ है। वहीं भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के पति और परिवार की संपत्ति पिछले 5 साल में 23.35 करोड़ बढ़ी है। कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुंसोला बीते 12 साल में लखपति से करोड़पति बन गए हैं। इसके अलावा 2 साल में निर्दलीय विधायक उमेश कुमार और उनकी पत्नी की चल और अचल संपत्ति में 33% की वृद्धि हुई है। वहीं इस आंकड़े के सामने आने के बाद भाजपा कांग्रेस ने एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया है। अब कांग्रेस पार्टी के बारे में तुम्हारा शुरू से ही मानना रहा है। कांग्रेस पार्टी परिवारवाद को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, व्यक्तिगत उनके अपने विकास को लेकर, और मुझे लगता है कि वो राजनीति में भी जो आते हैं या काम करते हैं वो अपने विकास के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी सबके विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए, आम व्यक्ति के विकास के हिसाब से काम करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी संपत्ति का ब्यौरा हम पढ़ रहे थे अभी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। जनता के तो अच्छे दिन आए नहीं, इनके नेताओं के अच्छे दिन जरूर आ गए हैं। कई 100 करोड़ रुपए इनका पैसा बढ़ा हुआ है, संपत्ति इनकी बढ़ी हुई है। पूछने वाला कोई नहीं है। देहरादून के महापौर सुनील उनियाल गामा पे जो आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे थे तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस पूछती रह गई, लेकिन उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी है। और भारतीय जनता पार्टी विकास में इनका कोई योगदान नहीं है। अगर हम बात करें कि इन्होंने प्रदेश के अंदर कोई विकास किया तो विकास कुछ नहीं है। ये बंदरबाट में लगे हैं, भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं, अपनी जो संपत्ति है कई गुना ये लोग बढ़ा रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा जो इन्होंने अपना हलफनामा भरा है उसको देख के जनता के सामने आ चुका है। आपको बता दें कि हाल ही में धामी सरकार की ओर से आर्थिक सर्वेक्षण की सदन में रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें खुलासा हुआ है कि प्रति व्यक्ति आय में मैदान से 1 दशक पीछे पहाड़ चल रहा है। रिपोर्ट के अनुसार रुद्रप्रयाग और बागेश्वर आज भी ऐसे जिले हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय अभी तक 1 लाख रुपए भी नहीं पहुंच पाई है। इतना ही नहीं, राज्य में लगातार कर्ज का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। 75,000 करोड़ से अधिक के कर्ज की वजह से उत्तराखंड में पैदा होने वाला बच्चा भी कर्जदार है। राज्य के हर व्यक्ति का तकरीबन 70,000 रुपए से ज्यादा कर्ज है। वहीं आम जनता का कहना है कि यदि बजट का सही से उपयोग हो तो राज्य का विकास तेजी से हो सकता है। जितने भी पॉलिटिशियन देश के अंदर है, हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कि सब दूध के धुले हैं। हर पॉलिटिशियन कहीं ना कहीं करप्ट है आज की डेट में, लेकिन आम जनता को उसको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो मेरा ये कहना है कि अगर पॉलिटिशियन
जो सरकार का पैसा है वो अगर जरा सा भी उसका 2% या 10% या मान लीजिए 30% भी अगर खर्च करें लोगों के ऊपर, तो लोगों को जो समस्याएं हो रही है जैसे महंगाई को लेके, जब आप देख सकते हैं कि रसोई गैस हो गया, पेट्रोल के दाम हो गए, अन्य जितनी भी चीज़ें उस पर GST लगा दी गई है, तो वो जो जनता को झेलना पड़ रहा है उसमें जनता को काफ़ी राहत मिलेगी। देखो, ऊपर से पैसा तो हर नेता को मिलता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन वो उसका 30% भी पब्लिक के लिए खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, तो जाहिर सी बात है नेता तो सारे के सारे अमीर बनेंगे ही। और हम तो कहते हैं अगर 30% भी अगर ये खर्च करें ना, ठीक है अपना बनाओ, अच्छी बात है, जीत के आए हो, पब्लिक ने जिताया है, अपनी भी प्रॉपर्टी बनाओ, लेकिन पब्लिक का भी तो थोड़ा बहुत ध्यान रखो। फिर बाद में तो देखो चाहे कोई खरीदा जाए चाहे कोई बेचा जाए, फिर उसी हिसाब से जीतते हैं। और 30% भी अगर पब्लिक पे खर्च करें ना तो मशक्कत करनी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक जीतेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, JP नड्डा जी के नेतृत्व में जिस तरह से पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए संकल्पबद्ध है और अवैध तरीके से संपत्ति जो कमाने वाले लोग हैं उन पर जो शिकंजा कसा गया है, तो उसके लिए अपने से उदाहरण प्रस्तुत करने का ये उत्तराखंड के जो हमारे 5 लोकसभा के प्रत्याशी हैं उन्होंने ये उदाहरण प्रस्तुत किया है कि उन्होंने अपनी संपत्ति पद पर रहने के बाद जिस तरह से एक सामान्य तरीके से उसमें बढ़ोतरी होती है वो होनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला हो, कहते हैं साहब कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड लिए। भाई, कुल 20,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड में भारतीय जनता पार्टी जिसकी लोकसभा में 303 सीटें हैं उसको 6,000 करोड़ मिले। कुल मिलाकर एक तरफ जहां नेताओं की संपत्ति में बेतहासा बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर आम जनमानस बेरोजगारी, महंगाई से परेशान है। आम जनता जहां विकास की आस लगाए बैठी है, तो दूसरी ओर विकास प्रदेश से ज्यादा नेताओं का होता दिख रहा है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट को लेकर के पहले ही चरण में मतदान को लेकर के घोषणा हो चुकी है। आपको बता दें कि 19 अप्रैल को उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर मतदान जारी रहेगा। इसके साथ साथ जो उचित पेपर है, जो उनकी चल अचल संपत्ति है, उसका ब्यौरा जो है वो निर्वाचन को दिया है, जिसमें ये खुलासा हुआ है कि अब तक के कुछ ऐसे भी राजनेता हैं जिनकी चल अचल संपत्ति में काफ़ी बड़ा इजाफा हुआ है, यानी कि 30 से 35% की उनकी संपत्ति जो है वो भारी भरकम हो गई है। इस तमाम 3 से 4 सालों में आम जनता को क्या मिला, ये जनता बेहद तरीके से जानती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनेता हैं उनकी जो चल अचल संपत्ति है वो भारी भरकम हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ मैं राजेश वर्मा, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। भाजपा मीडिया सेंटर में प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जोगरान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के कांग्रेस के पौड़ी लोकसभा प्रत्याशी गणेश गोदियाल पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि एक गढ़वाली गीत इन दिनों गाया जा रहा है जिसके बोल है, मैं पहाड़ का रहने वाला तू दिल्ली का निवासी है। उन्होंने कहा कि जबकि इसके विपरीत गणेश गोदियाल अपने शपथ पत्र में खुद ये कहते हैं कि मैं मुंबई का निवासी हूँ, मेरी शिक्षा दीक्षा भी मुंबई में हुई है, मेरा कारोबार भी मुंबई में है। इसी पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि ऐसे में वो अपने आप को कैसे पौड़ी का बेटा कहकर लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं। जो गाना पौड़ी लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी गाने का प्रयास कर रहे थे बेसुरे सुर में कि मैं तू दिल्ली रहने वालू, मैं उत्तराखंड को प्रवासी, मैं पहाड़ को वासी, मैं रहवासी, ये बिल्कुल उल्टा पड़ गया है। अब जो शपथ पत्र उन्होंने दिया है वो उसमें स्वयं कह रहे हैं गणेश गोदियाल जी, मैं मुंबई को रहने वालू, मेरी संपत्ति मुंबई माँ, मेरू धंधा पानी मुंबई माँ, मेरी गाड़ी को नंबर भी मुंबई को, मेरी शिक्षा दीक्षा भी मुंबई की, मैं तो इनकम टैक्स को नोटिस आई वो भी मुंबई को। तो वो बोल रहे हैं कुल मिला के वो यही है कि मैं पढ़ा बला, शिक्षा दीक्षा, बिजनेस, गाड़ी नंबर, मेरा फ्लैट, मेरे बच्चे, मेरा परिवार सब बॉम्बे में रहते हैं, लेकिन शपथ पत्र में बोल रहे हैं। तो ये गाना आज से जो है वो उल्टा बजना शुरू हो जाएगा, जिसको वो गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है। रामनगर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत रावत ने पार्टी के चुनाव कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया है कि पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी
गणेश गोदियाल शुक्रवार से 2 दिवसीय रामनगर विधानसभा में भ्रमण करने के साथ ही जनता और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रत्याशी कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। इसके साथ ही पूर्व विधायक रणजीत रावत ने कहा है कि बीते दिवस कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं की अपार भीड़ इसका उदाहरण है। इस सीट पर प्रत्याशी की जीत निश्चित रूप से होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस सीट पर प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई घोटाले के साथ ही अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे जघन्य अपराध को लेकर जनता के बीच वोट करने की अपील करेगी। पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर केंद्र व राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों को पूरी तरह से पहुंचाने का काम करेंगे। जैसा कि आप सबको विदित है, लोकसभा के चुनाव गतिमान हैं। हमारे पौड़ी से कांग्रेस के प्रत्याशी माननीय गणेश गोदियाल जी कल सायंग से इस विधानसभा क्षेत्र के मालधन एरिया में पहुंच रहे हैं और परसों वो रामनगर विधानसभा में जगह जगह पर जो है जनसंपर्क करेंगे। उसकी तैयारी के लिए हमने आज ये बैठक यहाँ पे आहूत की है। कल पौड़ी में ऐतिहासिक भीड़ के साथ गोदियाल जी ने नॉमिनेशन किया है और जैसे कि इस चुनाव के मेन मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, अंकिता भंडारी हत्याकांड और अग्निवीर जैसे जो मुद्दे हैं और जो आर्थिक घोटाला इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से किए गए हैं, वो मुख्य मुद्दे हैं। उन सब पे विचार विमर्श आज किया जाएगा। और उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को बिना किसी रिकॉर्ड के संपन्न कराने और आदर्श आचार चुनाव संहिता को सख्ती से पालन किए जाने को लेकर टीमें गठित कर लगातार गश्त की जा रही है, जिसके चलते सर्विलांस टीम के प्रभारी डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार की अगुवाई में टीम ने देर रात धालीपुर बैराज के पास चेकिंग के दौरान हिमाचल प्रदेश के पाउटा साहिब से आ रही एक कार से 7 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं, जिसके बारे में वाहन चालक बरामद रुपए के स्रोत के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। आपको बता दें कि टीम ने बरामद रुपए को सील कर कोतवाली विकास नगर पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। साथ ही वो अपनी अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बर्फबारी सफाई कार्य में जुटे मजदूरों ने हेलीपैड तक बर्फ साफ कर काम को पूरा कर लिया है। अगले 2 दिनों के भीतर मजदूर धाम तक बर्फ हटाने का काम भी पूरा कर लेंगे, जिसके बाद केदारनाथ धाम में घोड़े खच्चरों का आवागमन सुचारू रूप से किया जाएगा। फिर पुनर्निर्माण कार्य से लेकर अन्य यात्रा तैयारियां भी शुरू की जाएंगी। डीडीएमए के अधिशासी अभियंता विनय जिंगवाड़ ने बताया है कि केदारनाथ यात्रा में बर्फ हटाने का काम मार्च से शुरू कर दिया गया था, जिसे बर्फ हटाने के लिए लगभग 95 श्रमिक तैनात किए गए थे। गत माह हुई भारी बर्फबारी के कारण श्री केदारनाथ धाम पैदल यात्रा मार्ग कई स्थानों पर अवरुद्ध हो गया था। रामबाड़ा से श्री केदारनाथ धाम के बीच 5 से 6 स्थानों पर ग्लेशियर आने से व पैदल मार्ग पर 3 से 4 फीट बर्फ गिर जाने से रास्ता अवरुद्ध हो गया था। श्री केदारनाथ धाम मास्टर प्लान व श्री केदारनाथ धाम यात्रा के दृष्टिगत मार्ग को सुचारू किया जाना आवश्यक था, जिस हेतु लोनी गुप्तकाशी द्वारा 100 मजदूरों की टीम को डिप्लॉय किया गया, जिसमें मजदूरों द्वारा ग्लेशियर काटकर लगभग 10 से 12 फीट की हाइट ग्लेशियर काटकर रास्ता बनाया गया। वर्तमान में रास्ता बनाते हुए टीम श्री केदारनाथ धाम पहुंच चुकी है। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में चुनावी ड्यूटी में लगे अधिकारियां और चुनाव निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने और 100% मतदान कराने की कवायद में जुटे हुए हैं। मगर इस बीच कई ग्रामीण क्षेत्रों से आ रही चुनाव बहिष्कार की खबरों ने अधिकारियों के हाथ पांव फुला दिए हैं,
जिसके चलते वो नाराज ग्रामीणों के ईमान मनोबल में लगे हुए हैं। टिहरी लोकसभा क्षेत्र में आने वाले साहसपुर और विधानसभा के मिसराज पट्टी ग्राम पंचायत भी चुनाव बहिष्कार करने की फहरिस्त में शामिल है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव तो है ही, साथ ही यहां आजादी के दशकों बीत जाने के बाद भी सड़क नहीं पहुंच पाई है। यहां के ग्रामीणों की तरफ से इस बार लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी गई। बाद में आज पीडब्ल्यूडी, राजस्व विभाग, वन विभाग समेत तमाम विभाग के लाव लश्कर के साथ चुनावी ड्यूटी में लगे अधिकारी नाराज ग्रामीणों को मनाने के लिए पहुंचे हुए हैं। पूर्ण आश्वासन तो दे नहीं रही है गवर्नमेंट कि हम तुम्हारी रोड बनाएंगे ही बनाएंगे। तो सर हमारी तरफ से तो वो रोड नहीं तो वोट नहीं। मतदान नहीं करेंगे? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। क्या आश्वासन मिला? सर ये बोल रहे हैं कि आप वोट दे दीजिए, इस रोड का काम चल रहा है अभी, पर ये लिखित रूप में हमें देना कि इसका काम होगा ही होगा, तो हम वोट देंगे, नहीं तो हम नहीं देंगे सर। तो आठों गांव ने विरोध किया इस चीज का? जी सर। कितने लोग हैं यहाँ पे, कितने वोटर हैं? सर होंगे 850 लोग। आज जो बैठक हुई है इससे तो आज क्लियर ही हो गया कि अब तो मतदान में कोई भी अपना सहयोग नहीं करेगा, क्योंकि आज जितने भी अधिकारी यहाँ पर आए हैं वो किसी भी प्रकार से लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए। वो कन्विंस कैसे कर पाएंगे? कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं है जो हमें आश्वस्त कर पाए कि रोड बन पाएगी। अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड से हैं, उनका जो कहना है कि फॉरेस्ट का अड़ंगा है, फॉरेस्ट वाले कहते हैं कि उनकी फाइल में अड़ंगा है। अब हम किसके पास जाएं? जैसे कि आप लोगों ने सुना जो ये मिसराज पट्टी की रोड की मांग है, काफी पुरानी मांग है। इसमें पूर्व में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रकरण शासन किया गया था, लेकिन पैरेलली 2013 में इसमें NHI के माध्यम से भी रोड प्रस्तावित करने का कार्य बन रहा है, जिसमें कि प्रक्रिया गतिमान है, जो कि डोंगा से मसूरी रोड जोड़ने का प्रक्रिया है। ये सभी ग्रामीणों के सामने हमारे PWD और NHI के हमारे अभियंता मौजूद हैं। एक पूरी प्रक्रिया को अवगत करा दिया है। निश्चित रूप से एक प्रक्रिया है, थोड़ा समय लगने की संभावना है, प्रक्रिया गतिमान है। ग्रामीणों की मांग पुरानी है, तो उनको ये लगता है कि रोड तत्काल शुरू हो जाए। इस बारे में हमारे अभियंताओं के द्वारा पूरी प्रक्रिया से ग्रामीणों को अवगत कराएंगे कि एक समय की प्रक्रिया है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार लोकसभा चुनाव 2024 निर्वाचन के पहले चरण का मतदान उत्तराखंड की 5 सीटों पर 19 अप्रैल को हो जाएगा। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की टीमें जहां मतदान की तैयारियों में जुटी हुई हैं, तो वहीं लोकसभा चुनाव में भागीदारी कर रहे सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी भी धुआंधार प्रचार में जुट गए हैं। वहीं चुनाव आयोग के निर्देश पर डीएम देहरादून सोनिका सिंह के निर्देश के बाद चुनाव में शराब और पैसे का चलन रोकने के लिए मॉनिटरिंग टीम डोईवाला में एक्टिव हो गई है। टीम में आबकारी विभाग, वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को शामिल किया गया है। मॉनिटरिंग टीम में डोईवाला दुधली देहरादून मार्ग पर सभी गाड़ियों की सघन तलाशी ली और व्यापक चेकिंग अभियान भी चलाया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।